नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत की अर्थव्यवस्था की जब बात होती है तो अक्सर खेती और उद्योग की ही चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज देश की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर यानी सेवा के क्षेत्र से आता है। बैंक, आईटी, होटल्स, अस्पताल, परिवहन, टेलीकॉम और ऑनलाइन सेवाएं, ये सभी इसी का हिस्सा है। यही वजह है कि अब इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP शुरू किया गया है। आसान भाषा में समझें तो ISP एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो हर महीने बताता है कि देश का सेवा क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पहले सरकार को सर्विस सेक्टर की असली तस्वीर जानने के लिए GDP के तिमाही आंकड़ों का इंतजार करना पड़ता था या फिर अनुमान लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ISP की मदद से हर महीने यह पता चल सकेगा कि सेवा क्षेत्र की चाल इस वक्त कैसी है। यानी ISP सिर्फ एक नया इंडेक्स नहीं बल्कि भारत की सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाने वाला एक नया पैमाना है। आज अगर आप भारत की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट्रीज, कोल, स्टील या ऑटोमोबाइल्स देखकर पूरी तस्वीर नहीं मिलती। असल कहानी सर्विसेज में भी छुपी है, क्योंकि आज GDP में सर्विस इंडस्ट्री के आउटपुट का बड़ा योगदान है। IT, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज और कई दूसरी एक्टिविटीज में। और यही वजह है कि देश में पहली बार इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP को लाना जरूरी हो गया है। और जुलाई 2026 यानी इसी महीने ये कमी तब पूरी हुई जब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पहली बार इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP जारी किया। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ये इंडेक्स है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे बनाया कैसे गया और इसके पहले नतीजे क्या कहते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि और आगे चलकर ये भारत की इकोनॉमी को समझने का तरीका कैसे बदल देगा। तो दोस्तों, भारत का पूरा आर्थिक सफर देखें तो शुरुआत में यह मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद धीरे धीरे उद्योग और फिर सर्विसेज सेक्टर आगे बढ़ने लगा। साल 2013-14 से यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तभी से सर्विसेज सेक्टर भारत की ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA में 50% से ज्यादा हिस्सा देता आ रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ये सारे मिलकर आज भारत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितना बड़ा ये सेक्टर है उतनी ही कमजोर इसकी अभी तक की मंथली मेजरमेंट रही है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत के पास दशकों से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP मौजूद है, जो हर महीने बताता है कि उद्योग जगत में उत्पादन बढ़ा या घटा। लेकिन सर्विसेज के लिए ऐसा कोई डायरेक्ट आउटपुट बेस्ड मंथली इंडिकेटर अब तक नहीं था। अभी तक जो कुछ भी उपलब्ध था वह या तो क्वार्टरली GDP के अनुमान थे जो घटना घटने के काफी महीनों बाद आते हैं, या फिर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI जो S&P ग्लोबल एंड HSBC के सर्वे पर आधारित एक सेंटिमेंट इंडेक्स है। PMI ये बताता है कि कंपनियां इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को लेकर कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन यह असली आउटपुट नहीं मापता। यानी सेंटिमेंट तो पता चलता है पर हकीकत में कितना उत्पादन हुआ यह किसी को ठीक पता नहीं होता था। अब सवाल उठता है कि यह इंडेक्स पहले क्यों नहीं बन पाया। इसकी वजह भी देखिए दिलचस्प है। मैन्युफैक्चरिंग में तो उत्पादन फिजिकल क्वांटिटी में मापा जा सकता है, जैसे कितने टन स्टील बना या कितनी गाड़ियां बनी, लेकिन सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, तो आउटपुट मापना आसान नहीं। इसके अलावा सर्विसेज के लिए रिलायबल एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की कमी थी। हर सब सेक्टर नेचर भी अलग अलग है और सबसे बड़ी दिक्कत थी उचित सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी SPPI का ना होना, जिसके बिना इनपुट कॉस्ट को माइनस करके असली वॉल्यूम निकालना मुश्किल था।
था। यही वजह थी कि इतने बड़े सेक्टर के लिए अब तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव हाई फ्रीक्वेंसी इंडेक्स तैयार नहीं हो सका था। पिछले एक दशक में हालांकि हालात बदले। जीएसटी लागू होने के बाद हर महीने आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा जीएसटीएन के पास इकट्ठा होने लगा, जो सर्विसेज की बिक्री को बहुत बारीकी से दिखाता है। साथ ही सरकार ने एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी ASISSE शुरू की, जिससे हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टरों का डेटा भी मिलना शुरू हुआ, जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। देखिए, इन्हीं दो बड़े डेवलपमेंट्स ने आखिरकार ISP बनाना मुमकिन बनाया। इस दिशा में औपचारिक कदम मई 2025 में उठाया गया, जब मंत्रालय ने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी यानी TAC गठित की, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग की डिस्टिंग्विश्ड फेलो देवजानी घोष ने की। अब इस कमेटी में एकेडमिया, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और सर्विस सेक्टर से जुड़े मंत्रालयों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। इसी कमेटी की चर्चाओं के आधार पर मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2026 को एक अप्रोच पेपर जारी किया, जिसमें पूरी मेथोडोलॉजी सार्वजनिक की गई ताकि लोग उस पर अपनी राय दे सकें। इसके बाद 24 जून 2026 को मंत्रालय ने एक विस्तृत FAQ बुकलेट जारी की, जिसमें पूरी योजना साफ साफ बताई गई। और फिर आया वह दिन 14 जुलाई 2026, जब पहली बार ट्रायल ISP जारी हुआ, जिसमें साल 2025-26 के पूरे आंकड़े और अप्रैल 2026 का पहला महीना शामिल था। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स बनता कैसे है। तो इसका बेस ईयर रखा गया है 2024-25, क्योंकि CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज का भी आधार वर्ष 2024 है, तो तालमेल बैठाना आसान हो गया। वेट्स तय करने के लिए नेशनल अकाउंट्स के GVA आंकड़े इस्तेमाल हुए, ताकि हर सेक्टर को उसकी असली आर्थिक अहमियत के हिसाब से वेटेज मिले। फॉर्मूला के तौर पर एक फिक्स्ड वेट लास्ट ईयर्स वॉल्यूम इंडेक्स अपनाया गया है, जो इंटरनेशनली भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। डेटा के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, जो एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा GST से मिलने वाला आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा, जो होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, रोड ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, रियल एस्टेट और IT सर्विसेज जैसे बड़े हिस्से को कवर करता है। और तीसरा ASISSE सर्वे, जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए बाद में इस्तेमाल होगा। क्योंकि GST से जो डेटा मिलता है वह वैल्यू में होता है, यानी रुपयों में, उसमें प्राइस बढ़ने का असर भी शामिल रहता है। असली आउटपुट यानी वॉल्यूम निकालने के लिए एक डिफ्लेटर चाहिए होता है, जो कीमतों का असर हटाकर सिर्फ मात्रा दिखाए। देखिए, दुनिया भर में इसके लिए सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी SPPI को सबसे उपयुक्त माना जाता है, लेकिन भारत में यह सिर्फ 5 सब सेक्टरों एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, टेलीकॉम, बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए ही उपलब्ध है, और वह भी क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी के साथ, जो एक मंथली इंडेक्स के लिए काफी नहीं है। इसलिए ज्यादातर सेक्टरों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। होलसेल ट्रेड के लिए WPI, बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए जनरल CPI और बाकी सेक्टरों के लिए CPI नॉन फूड। दिलचस्प बात यह है कि नॉन फूड इन्फ्लेशन का 80% से ज्यादा हिस्सा सीधे तौर पर सर्विसेज से या उनसे जुड़े कॉस्ट पुश फैक्टर्स जैसे बिजली, पानी, किराया और पेट्रोल डीजल से जुड़ा होता है। इसलिए इस प्रॉक्सी को लॉजिकल माना गया। अब यह भी जानना जरूरी है कि ISP में क्या शामिल है और क्या नहीं। तो इसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल सर्विसेज और आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन जैसे सेक्टर शामिल किए गए हैं। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, पर्सनल सर्विसेज, मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, गैम्बलिंग जैसी गतिविधियां और सरकार द्वारा दी जाने वाली हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज इसके दायरे से फिलहाल बाहर रखी गई हैं, क्योंकि यह या तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज है या इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ISP मेनली फॉर्मल सेक्टर को कवर करता है, वह भी उन कंपनियों का जो GST के दायरे में रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं कि पहला ट्रायल डेटा क्या कहता है। तो MOSPI की पहली ट्रायल रिलीज के अनुसार अप्रैल 2026 में कई सर्विसेज सब सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी। रिटेल ट्रेड 30.8%, टेलीकम्युनिकेशंस 22.8% और एकोमोडेशन एंड फूड 37.2% तक पहुंचे, जबकि कुछ सेगमेंट्स जैसे एयर ट्रांसपोर्ट दबाव में रहे। इससे साफ पता चलता है कि सर्विस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ एक जैसी नहीं है। कुछ हिस्से तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो कुछ में सुस्ती है, और अब यह अंतर हर महीने साफ साफ नजर आ पाएगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि देखिए, यह कोई नई या भारत की अकेली पहल नहीं है। दुनिया के कई बड़े देश पहले से ऐसा इंडेक्स पब्लिश करते हैं। यूरोपियन यूनियन में यूरोस्टैट ने 2017 से नियमित रूप से इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जारी करना शुरू किया था, जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज के प्राइस एडजस्टेड आउटपुट में हर महीने होने वाले
से बदलाव को मापता है। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देश भी सालों से सर्विसेज सेक्टर के लिए प्रोडक्शन या प्राइस इंडिसेस प्रकाशित करते आ रहे हैं। यानी भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जो अपनी सर्विसेज इकोनॉमी को उतनी ही बारीकी से नापते हैं जितना अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब सवाल यह है कि इस इंडेक्स से इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंटरेस्ट रेट तय करते वक्त सर्विसेज सेक्टर की असली सेहत का एक ज्यादा भरोसेमंद और टाइमली पिक्चर मिलेगा, ना कि सिर्फ सेंटिमेंट बेस्ड पीएमआई पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा, जीडीपी के क्वार्टरली एस्टिमेट से पहले ही पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स को अंदाजा मिल जाएगा कि सर्विसेज सेक्टर किस दिशा में जा रहा है, जिससे बिजनेस साइकिल को समझना और आगे की योजना बनाना आसान होगा। तीसरा, इससे नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन में सर्विसेज का हिस्सा सबसे बड़ा होता है और अब उसके लिए बेहतर हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट मिलेगा। और चौथा, निवेशकों और कारोबारियों को भी अब सेक्टर वाइज ये पता चल पाएगा कि किस सर्विस इंडस्ट्री में तेजी है और किस में सुस्ती, जिससे इन्वेस्टमेंट के फैसले ज्यादा सटीक तरीके से लिए जा सकेंगे। जहां तक इसके नियमित प्रकाशन की बात है तो शुरुआत में आईएसपी ट्रायल बेसिस पर जारी किया जा रहा है और एमओएसपीआई के अनुसार इसके बाद मंथली रिलीज लगभग 60 दिनों की देरी के साथ हर महीने की 29 तारीख को या हॉलिडे होने पर अगले वर्किंग डे पर होगी। आने वाले समय में जब एएसआई एसएससी सर्विस से पर्याप्त डेटा मिलने लगेगा तब हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज को भी इस इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, जिससे इसका दायरा और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन भारत के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट है। जिस सेक्टर ने पिछले 3 दशकों में भारत की इकोनॉमी की तस्वीर पूरी तरह बदल दी, उसी सेक्टर को अब तक सही तरीके से मापा ही नहीं जा रहा था। अब जब यह कमी पूरी हो रही है तो उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, फोरकास्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पहले से कई ज्यादा डेटा ड्रिवन और सटीक होंगे। तो दोस्तों, ये था इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को समझने का हमारा पूरा सफर शुरुआत से लेकर आज तक। तो इस पहल से देश की जो सर्विस सेक्टर है उसकी सही तस्वीर सबके सामने आ पाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पार्क से उठाई हुई एक साधारण सी पत्ती आपके घर की सबसे खूबसूरत सजावट बन सकती है? जी हाँ, कंटेंट क्रिएटर रूना अंसारी आज इस वीडियो में बनाने जा रही हैं एक बेहद खूबसूरत और ट्रेंडिंग लीफ प्लांटर, वो भी असली पत्तियों और व्हाइट सीमेंट की मदद से। सबसे मजेदार बात, इसके लिए किसी महंगे बोल्ड की जरूरत नहीं, बस घर की एक साधारण सी कटोरी, कुछ बड़ी पत्तियां और थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट और तैयार हो जाएगा कमल के फूल जैसा दिखने वाला एक शानदार एस्थेटिक पॉट।
तो क्रिएटिविटी के लिए थोड़े से प्रयास की जरूरत है। आप भी इस प्रकार से बेहतरीन काम कर सकते हैं और वो भी अपने घर पर। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिएटर्स कॉर्नर में कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी, स्मार्ट तो आप हैं। घर में दो लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। दो लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। पीएम सूर्य घर। ओ, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल जीरो जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी। सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा जीरो। हर घर सूर्य घर। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिकेट में 100 विकेट लेना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन सिर्फ 14 मैच में 114 विकेट लेना आज भी एक असाधारण रिकॉर्ड है। ये कहानी है भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर पाल बंकर बालू की। दलित परिवार से आने वाले बालू को क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने से पहले छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। साल 1892 में 17 साल की उम्र में वह पुणे के एक क्रिकेट क्लब में काम करते थे, लेकिन उनकी फिरकी ने जल्द ही सबको अपना मुरीद बना दिया। अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पाल बंकर बालू ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। ऐसा हुआ है कि आप एक रूम में हो जहां सब आपको जानते हैं, आप सबको जानते हो, लेकिन फिर भी आपको लगा हो कि आप वहां बिलोंग नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया फाइनेस्ट स्पिन बॉलर पलवंकर बल्लू के साथ। फील्ड में ना वो अपने टीममेट्स के साथ एक साथ खेलते तो थे, वो जब विकेट्स लेते हैं सब एक साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन फील्ड के बाहर आते पानी अलग मिट्टी के मटके में, खाना अलग टेबल पे, और एक आदमी सिर्फ उन्हें पानी देने के लिए रखा गया था, नॉट बिकॉज ही वॉज स्पेशल, पर क्योंकि वो दलित थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से 179 विकेट्स, 15.21 का एवरेज, 17 बार 5 विकेट्स हॉल्स और फेमस इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में 114 विकेट्स, a record till date unbroken. बल्लू ने ना काफी लोगों को इंस्पायर किया, and among those inspired was also 20 years old Dr. B.R. अम्बेडकर। एंड पलवंकर बल्लू आज भी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, because he proved कि if you are talented, you are always going to make it.
तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरे और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज पर।